हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके सीटेड एग्जाम के लिए मैथ पेडोलॉजी की क्लास लाई हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको मैथ पेडोलॉजी का सिलेबस बताया था कि आपको जो ऑफिशियल सिलेबस मिला उसमें मैथ पेडोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक को आपको अध्ययन करना है। कि जैसा आप जानते हैं 2019 का जो हुआ था रिजल्ट दिसंबर का ओनली 22% गया था। तो इसका मेन कारण क्या होता है कि मतलब इतने लाखों बच्चे परीक्षा देते फिर भी बहुत कम बच्चे सफल हो पाते हैं। रिजल्ट मात्र 22% गया था क्योंकि क्या होता है बच्चे सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि हमें वही पढ़ना है जो हमसे सिलेबस पूछ रहा है, उसी सिलेबस को हमें बहुत डीप से पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे स्टेट का अलग अलग स्टेट के टेट होते हैं, सी टेट होते हैं, इन दोनों के सिलेबस में काफ़ी अंतर है और बच्चे क्या करते हैं सी टेट के साथ साथ क्या करते हैं अलग अलग स्टेट का भी सिलेबस जोड़ के उसमें पढ़ने लगते हैं, जबकि सीटेट का अपना एक अलग सिलेबस है। हमें सिर्फ वही पढ़ने की ज़रूरत है जो सीटेट ने सिलेबस में दिया हुआ है। इसलिए मैं हर टॉपिक को हर सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले आपको सिलेबस दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले आपका सिलेबस का हिस्सा है या नहीं। कई बार क्या होता है जैसे बहुत सारे टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा होते ही नहीं है, फिर भी आप पढ़ते रहते तो क्या होता है उस टाइम पे आप ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन क्या अगर हम एग्जाम के पैटर्न को उसके क्वेश्चन पूछने के ढंग को ध्यान में रखे अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम बहुत अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं। जैसे आपको पेडोलॉजी की ये टॉपिक दिए गए 8 टॉपिक आपकी मैथ पेडोलॉजी है। पहला क्या है, गणित की प्रकृति, इसका आप अध्ययन कर चुके थे। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, ये आपका दूसरा टॉपिक था। गणित की भाषा आपका तीसरा टॉपिक था। सामुदायिक गणित आपका मैथ पेडोलॉजी का चौथा टॉपिक था। गणित में मूल्यांकन आपका पांचवा टॉपिक था। ये सारे पांचों टॉपिक का हम अध्ययन कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने इस सारे वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर इन सारे वीडियो को देख लीजिए तथा इनके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि क्या होगा जब आप पेडोलॉजी की एक बार थ्योरी समझ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा सिर्फ पेडोलॉजी क्या करते हो, प्रैक्टिस पेपर या क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर उठा के उनको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब तक आपको उसके थ्योरी उसके कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो आप चीज़ों को सिर्फ लर्न कर सकते हैं। इसीलिए पेडोलॉजी की थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपके किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न बदल दे या कुछ भी पूछेगा, जब आपको उसका कॉन्सेप्ट ही पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आप इन सारे टॉपिक की थ्योरी जरूर देख लीजिए तथा उनके नोट्स बना लीजिए ताकि एग्जाम टाइम में आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। आज हम अपना जो 6 टॉपिक दिया गया है आपके पेडोलॉजी में शिक्षण की समस्याएं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गणित शिक्षण की समस्याएं। तो गणित शिक्षण की समस्याएं का ये जानने के लिए पहले हम पता है गणित शिक्षण क्या होता है। एनसीईआरटी ने क्या बोला है गणित शिक्षण के प्रति, क्योंकि हम जो भी शिक्षण क्या करते हैं एनसीईआरटी को ध्यान में रख के करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के ध्यान में रख के टीचर को एनसीईआरटी ने टीचर की भूमिका क्या बताई है उसके अनुसार ही शिक्षण क्या करना है, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा का ध्यान रखना है। तो एनसीईआरटी 2005 में कहा गया कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है बालक की सोच का गणितीकरण करना। तो आपसे ऐसे भी पॉइंट पूछ सकते हैं कि बालक की सोच का गणितीकरण मुख्य उद्देश्य ये किसमें कहा गया, तो किसमें कहा गया एनसीईआरटी 2005 में। बालक की सोच का गणितीकरण का तात्पर्य क्या होता है, गणितीकरण का तात्पर्य क्या होता है जब उसकी सोच के कि उसका जो भी ज्ञान है उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सके। जैसे क्या होता है हम इस टाइम पे हम लोग अपने आप को देखें या नॉर्मल टाइम में जैसे शॉपिंग करते हैं या घर का व्यय का आय व्यय का बजट बनाते हैं और काम करते हैं, तो हम गणित का क्या करते हैं बहुत आसानी से प्रयोग कर लेते हैं, माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है हमारी सोच का गणितीकरण हो चुका है। यही सब हमें क्या करना है प्राथमिक स्तर में बालकों के साथ करना है कि पहले उन्हें गणित की सोच का गणितीकरण करना है। जैसे क्या होता है प्राथमिक स्तर में बच्चे को आप बोलते हैं बेटा 4+9 जोड़ो, तो तुरंत क्या करता है या तो इसे लिखेगा या तो फिर क्या करता है अगर बहुत प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो कैसे करेगा ऐसे ऐसे लाइन खींचेगा या अपने उंगलियों से काउंट करने की कोशिश करे, ऐसे करता है ना, क्योंकि अभी तक क्या हुआ उसकी सोच का गणितीकरण नहीं है। अगर हमसे कोई कहता है कि 4+9 कितना होता है तो हम तुरंत बता देंगे ना कि 13 होता है, क्योंकि हमारी सोच का गणितीकरण हो चुका है। हम वैन हेले ने अपने जो ज्यामिति अधिगम के स्तर बताया तो उसमें हम उसके 5वें स्तर में दृढ़ता स्तर में है, तो आपसे अधिगम के स्तर भी कई बार पूछ सकते हैं। तो वैन हेले ने क्या है ज्यामिति अधिगम के 5 स्तर बताए थे, जिसको मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको डिटेल से समझाया। अगर आपने नहीं देखा तो उस सब जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं।
अब हमें जब करना है गणित शिक्षक कार्य करते हैं समय शिक्षक के सामने अनेक समस्याएं आएंगी। जब भी हम टीचिंग करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी और तब इस शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या होता है, उसका दायित्व क्या होता है कि वह इन समस्याओं का समाधान करें तथा बालक को गणित के प्रति रुचि जागृत करना है। जैसे आपने बीएड बीटीसी डीएलएड वगैरह किया होगा तो आपने टीचिंग की होगी। टीचिंग करने में आपने देखा होगा कि अब आप टीचिंग करने में जब आप क्लास में जाते हैं तो आप पढ़ाना शुरू करते हैं, बच्चे की अलग अलग समस्याएं उसी टाइम आ जाती है। कोई बच्चा आपसे हो सकता है बोलेगा, समस्यात्मक बालक होगा, वो बोलेगा मैम मेरी पेंसिल चोर हो गई, या उसी टाइम कई बच्चे झगड़ा करने लगेंगे, या कुछ बच्चे क्या होंगे बुक्स ही नहीं लेके आएंगे, या और अलग अलग तरह की बहुत सारी समस्याएं आती है। लेकिन एक टीचर होने के नाते आपका मुख्य उद्देश्य होता है इन समस्याओं का समाधान करना तथा बालक की गणित के या किसी भी विषय के, जिस विषय का आप अध्यापन कार्य कर रहे हो उसके प्रति उसे रुचि जागृत करना है। अगर मान लीजिए बच्चा बुक नहीं लाया, उस स्थिति में भी बच्चे को क्या करना है, आपको पढ़ाना है। आपके पास जो भी अनुकूल परिस्थितियां होंगी उनको क्या करना है, संसाधन के रूप में प्रयोग करना है। हो सकता है कि जैसे बच्चे के सामने क्या हो गया, बुक ही भूल गया, तो आपको क्या करना है, बुक भूल गया तो कोई बात नहीं, उसको किसी दूसरे मेथड से चार्ट के थ्रू, टीएलएम के थ्रू, किसी और के थ्रू पढ़ाना है। मान लीजिए क्योंकि क्या होगा, तो एनसीईआरटी ने कहा है कि टीचर के सामने एक चुनौती हो सकती है लेकिन टीचर को कभी भी उन चुनौतियों को बाधा के रूप नहीं लेना, बल्कि टीचर को क्या करना है, उन चुनौतियों को संसाधन बनाना है। जैसे आपसे कई बार बहुभाषिकता से पूछते हैं, बहुभाषिकता क्या होता है, आपकी कक्षा में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्या करेंगे, अलग अलग भाषा बोलेंगे, तो उन सब बहुभाषिकता भी आप क्या करना है, संसाधन के रूप में प्रयोग करना है। तो इसी तरह आपको गणित शिक्षक या किसी भी विषय का शिक्षा कर रहे हैं, आपके सामने जो भी बाधा आएगी उसको क्या करना है, संसाधन के रूप में प्रयोग करना है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। कभी भी आप पेडागोजी क्वेश्चन सॉल्व करें, इन पॉइंटों को हमेशा ध्यान में रखना। हम पढ़ते हैं गणित शिक्षण की समस्याएं क्या होती है। जब आप गणित शिक्षण कर रहे हैं तो बालक के सामने मुख्यतः कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। पहला क्या होता है कि बच्चे की गणित के प्रति रुचि जागृत करना। अगर बच्चे की गणित के प्रति रुचि नहीं है तो आप मतलब कितने भी अच्छे तरीके से आप पढ़ाओगे, आप बच्चे को नहीं समझ में आएगा। अब मान लीजिए प्राइमरी क्लास में, क्लास फर्स्ट के बच्चे को आप मैथ सिखा रहे हो, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हो, लेकिन अगर उसे इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या करेगा, सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। जैसे हम सब भी देखते हैं कि अगर हमारा किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता तो उसे सीखने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पहले आपको क्या करना है, बच्चे को इंटरेस्ट देना है कि बेटा आपसे सीखना क्यों है, मैथ का आपके जीवन में प्रयोग कैसे है, मैथ को आपको लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपको क्यों सीखना है। जैसे आप उसे दिखा सकते हैं कि बेटा आपके गुल्लक में कितने पैसे हैं, अगर उसे काउंटिंग नहीं आती तो शायद नहीं बता पाएगा, तो आप कहेंगे बेटा आपको सीखना पड़ेगा काउंटिंग, इसीलिए ताकि कोई आपकी दीदी भैया पैसे ले ले या कोई नया फ्रेंड्स आपको पैसे दे या दीदी पैसे दें या भैया पैसे दें तो आप पता तो कर पाए कितने पैसे, ऐसे समझेगा कि नहीं, हाँ मुझे नॉलेज होना चाहिए मैथ का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गणित के प्रति रुचि जागृत करनी है। दूसरा हो सकता है कि समस्या क्या होगी, छात्र की गणित की नींव कमजोर होना। अब मान लीजिए आप उसको क्या कर रहे हैं, प्लस एड के सब्ट्रैक्ट के सवाल समझा रहे हैं, अब उस बच्चे को क्या हो रहा है, काउंटिंग ही नहीं आती। अगर उसे काउंटिंग नहीं आती तो आप कितने भी अच्छे तरीके से समझा रहे हो तो क्या उसको जोड़ के सवाल आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं, उसके पहले नींव कमजोर है। तो पहले उसको ध्यान रखना है कि बच्चे से जो आप अपेक्षा कर रहे हैं कि बच्चे को इसका नॉलेज होना चाहिए कि उसका नॉलेज है कि नहीं, पहले आपको उसके पूर्व ज्ञान को जानना है कि बच्चे को जो आप सिखाने जा रहे हो इसके जो पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना है उसके पास है भी कि नहीं। अब मान लीजिए जोड़ घटाओ सिखाने जा रहे हो तो पहले से सीखो बेटा आपको गुणा आता भी है कि नहीं आता, भाग गुणा के सवाल आते भी हैं कि नहीं, तभी तो आप भाग सिखा सकते हो। उसे गिनती आएगी तभी तो उसे जोड़ना सिखा सकते हो। ये चीज़ आपको सीखनी है कि बालक की जो गणित की नींव हो, इससे पहले का जो ज्ञान उसको आता है कि नहीं आता। दूसरा क्या होता है, छात्र का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अब मान लीजिए बहुत अच्छे से आप पढ़ा रहे हो लेकिन और बच्चा भी बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, मतलब पूरा मन लगा के पढ़ रहा है, लेकिन आप सोचिए कि बच्चे का आईक्यू ही बहुत कम है, तो क्या बच्चा तुरंत सीख पाएगा। उसका जो आईक्यू खुद ही पहले ही बहुत कम है, उसका आईक्यू पहले मंदबुद्धि बच्चे का या किसी और बुद्धि का, तो उसको क्या करना है, वो पूरे मन से एक टक लगा के बोर्ड में देख रहा है, आप भी बहुत मन से पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि क्या करे, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसका आईक्यू ही कम है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए उसके स्तर के आधार पर पढ़ाना है, नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना है। अब दूसरी कंडीशन मान लीजिए, अब उसको शारीरिक स्वास्थ्य, आप बहुत मन से पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे के हो रहा है पेट में दर्द या बच्चे को है फीवर, तो आप कितने भी मन से पढ़ाएं, बच्चा क्या मन से पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो हमें क्या करना है, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, ऐसा तो नहीं कि बच्चा अस्वस्थ हो। और चौथा कारण क्या होता है, गणित शिक्षण का उपयुक्त समय न होना।
कई बार क्या होता है जब मैथ का टर्न आता है तो कई बार क्या होता है जैसे लंच के बाद लगा दिया। अब लंच के बाद बच्चे कर क्या, उन्हें आलस आ रहा है। उस टाइम पे बच्चे क्या हो रहा है, अब बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, बच्चों को आलस आ रहा है, उन्हें नींद आ रही, तो कभी सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। इसलिए क्योंकि गणित का विषय जो होता है थोड़ा सा तार्किक होता है तथा इसमें क्या होता है बच्चों को इंटरेस्ट कम आता है। इसलिए ऐसे समय का चयन करना है जब बच्चे खुले मन से, जैसे प्रातः काल में, जब बच्चे खुले मन से गणित शिक्षण को सीख सकें। और अगला क्या होता है, शिक्षक का व्यवहार। अब मान लीजिए टीचर अच्छे से व्यवहार ही नहीं करता, बच्चे को क्वेश्चन पूछने में से तुरंत डांट दे कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम सीख नहीं सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वैसा नहीं कर सकते, तो क्या बच्चा कभी सीखेगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा। और अगला क्या होता है, गणित शिक्षण के अनुपयुक्त विधियाँ। अगर आप मान लीजिए गणित शिक्षण के लिए जो विधियाँ आपको चयन कर रहे हैं वही गलत विधियाँ, जैसे आप गणित शिक्षण को भाषण विधि द्वारा सिखा रहे हैं बच्चे को, जैसे कहानी कथन विधि द्वारा आप कहानी की तरह सुना रहे कि जोड़ा ऐसे जाता है, घटाया ऐसे जाता है, आर्यभट्ट के बारे में बता रही है और बड़े बड़े गणितज्ञ उनके बारे में बता रहे हो, तो ये क्या उपयुक्त विधि है? बिल्कुल नहीं। बच्चे को इससे कोई मतलब ही नहीं कि कौन आर्यभट्ट थे, कौन रामानुजाचार्य थे, कौन महावीराचार्य थे, इससे कोई उसे मतलब ही नहीं है। उसके लिए क्या है, उसको जोड़ना सिखाना है कि बेटा कैसे जोड़ना है, और प्राथमिक स्तर में जोड़ना कैसे, मूर्त वस्तुओं के द्वारा जोड़ना सिखाएं। उसके स्टेंसिल बॉक्स का सामान, उसकी बुक्स है, उसके टॉय जो होंगे, आपके जो टीएलएम उससे जोड़ के दिखेगी बेटा देखो इसको ऐसे जोड़ सकती है। इसलिए हमें क्या करना है, उपयुक्त विधि का चयन करना है। और शिक्षण कार्य करते समय छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान न रखना। कई बार क्या होता है टीचर जब शिक्षण कार्य करते हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नता का ही ध्यान नहीं रखते। आपकी क्लास में एक बच्चा बैठा है जिसका आईक्यू क्या है 140 से अधिक है, और उसी में एक बच्चा आपका ऐसा बैठा है जिसका आईक्यू क्या है 80 से भी कम है, तो आप मान लीजिए कि दोनों बच्चों को सीखने का स्तर आप मान सकते हैं कि बिल्कुल एक होगा। जैसे आपने पूछा बेटा समझ में आया, तो आगे वाले जिसका आईक्यू तो बहुत अच्छा है उसने तो बोल दिया यस समझ में आ गया, लेकिन पीछे जो बच्चे बैठे हैं पता चला उनको नहीं समझ में, वो फिर भी क्या आ रहा है, डर की वजह से बोल देते हैं हाँ आ गया समझ में। तो आपको क्या करना है, जब भी शिक्षण कार्य करते हैं उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, इसलिए हर बच्चे का सीखने का तरीका, सीखने का समय अलग अलग हो सकते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगला क्या होता है, शिक्षण कार्य के लिए उचित वातावरण का ना होना। अब मान लीजिए आप पढ़ाने बैठे, क्लास में उचित रोशनी की ही व्यवस्था नहीं है, या क्लास में क्या हो रहा है हवा नहीं आ रही, बहुत गर्मी है, तो क्या बच्चे मन लगा के पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। हम पढ़ते हैं गणित शिक्षण के समस्याओं को समाधान। गणित शिक्षण कार्य करते समय कौन कौन सी समस्या मुख्यतः आ सकती है आपने पढ़ा। हम पढ़ते हैं उनका समस्याओं का समाधान कैसे करना है, क्योंकि एक टीचर को उसके सामने आने वाली हर समस्या का समाधान करके जो भी संसाधन उसके सामने जो भी है चीज़ें उन्हीं का प्रयोग करके उसको सिखाना है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए हम पढ़ते हैं गणित शिक्षण में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। पहले क्या करना है कि बच्चों की गणित के प्रति में रुचि जागृत करनी। अगर बच्चे की रुचि नहीं होगी तब तक वो किसी भी विषय वस्तु को सीख ही नहीं सकता है। अब रुचि जागृत करने के लिए क्या कर सकते हैं, विभिन्न गतिविधियों द्वारा सिखाएं। जैसे उसे क्या है चार्ट पेपर का या और चीज़ें होंगी, आपके टीएलएम का प्रयोग करें या कोई दूसरी एक्टिविटी करके सिखाएं, जिससे उसमें इंटरेस्ट आएगा तो आसानी से सीख जाएगा। छात्रों को क्या करना है, अधिगम हो तो अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएं। जैसे आपके अंशयप में भी कहा गया कि एक टीचर को क्या है सुगमकर्ता की भूमिका निभाना है, उसको सिर्फ एक ऐसा माहौल बना के देना है जहाँ पे बच्चा स्वतः सीख सके। तो उसको अधिगम में अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएं, अच्छी क्लास दो, अच्छा वातावरण दो, तो वहाँ पे ऐसा माहौल करो कि बच्चा खुद सीखने का प्रयास करे। और गणित शिक्षण है उपयुक्त समय का चयन करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप लंच के बाद ले रहे हैं मैथ की क्लास, तो बच्चे आलस में तो क्या सीख पाएंगे, इसलिए हमें एक उपयुक्त समय का चयन करना है कि इस समय बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। और शिक्षण कार्य करते समय क्या है, छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चे हो सकते हैं आपकी क्लास में प्रखर बुद्धि की हो, कुछ मंद बुद्धि हो, कुछ सामान्य हो, कुछ औसत, तो इन सब की विभिन्नताओं का ध्यान रखना है, क्योंकि इन सब बालकों के सीखने का ढंग अलग हो सकता है, सीखने का समय अलग हो सकता है कोई एक बालक उस विधि से सीख गया, दूसरा उससे नहीं सीख पाया, इसलिए आपको उन सबकी विभिन्नताओं को ध्यान में रख के शिक्षण कार्य करना है। हम पढ़ते हैं गणित शिक्षण की प्रमुख विधियाँ क्या होती हैं। अब गणित शिक्षण की मुख्यतः 3 विधियाँ होती हैं, तो कई बार आपसे सीटेट एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है, इनमें से किस विधि का प्रयोग सर्वाधिक अच्छे तरीके से करेंगे गणित शिक्षण के लिए। तो पहली क्या होती है आपकी विश्लेषण संश्लेषण विधि। विश्लेषण संश्लेषण विधि क्या है कि आपको चीज़ों को छोटे छोटे, विश्लेषण का मतलब क्या होता है तोड़ना, संश्लेषण का मतलब क्या होता है जोड़ना। तो आपको पहले जो उसको सिखाना है उसको तोड़ तोड़ के सिखाए कि बेटा देखो ऐसे होता है। जैसे आप क्या करते हो, उसको चीज़ें छोटे स्तर से सिखाते हो, पहले काउंटिंग सिखाते हो, फिर उसके बाद टेबल सिखाते हो, फिर जोड़ना, फिर घटाना, फिर गुणा भाग, उसको तोड़ तोड़ के चीज़ें सिखाइए।
और दूसरी क्या होती है आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन क्या है कि पहले उसे उदाहरण देख के समझाएं, फिर नियम बताएं। जिससे क्या होगा आप ज्यामिति समझाएंगे, जिससे आप आयत के बारे में समझाएंगे तो उसको समझा सकते हो कि बेटा क्या होता है ईंट, ईंट कैसी होती है। ईंट की देखो आप उससे दिखा सकते हो बेटा आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती है, इधर उधर की दो भुजाएं बराबर होती है। या उसे कुछ और चीज़ें सिखाना है। अब मान लीजिए उसे काउंटिंग सिखानी है, काउंटिंग सिखाने के लिए उसे ऐसे सिखाती हूँ कि बेटा आपने टाई कितनी पहनी है, आपने बेल्ट कितनी पहनी हुई है, या आप बेटा बैग कितने लेके आए हो, आपके बैग में कितनी बुक्स हैं। इस तरह से पहले उसे उदाहरण दे के समझाइए, फिर उसे नियम समझा सकते हैं। या किसी और चीज़ में ऐसा आप कर सकते हैं कि बेटा जो ऐसे ऐसे तीन भुजाएं होती हैं क्या होती हैं त्रिभुज। आप ऐसे सिखा सकते हो कि बेटा आपसे अपने समोसा देखा, समोसा कैसा होता है, तो ऐसे बताएगा समोसा तिकोना होता है। फिर आप पूछोगे उसमें कितने कोने हुए, जब वो बच्चा बोलेगा तिकोना तो आप बोलोगे बेटा उसमें कितने कोने होंगे, तो कहेगा 3 कोने होते हैं। ऐसे सिखा सकते हो कि पहले उसको जो चीज़ें वो जानता है उदाहरण दो, उसके बाद उसको नियम समझाने का प्रयास करो। अगली विधि क्या होती है प्रश्नोत्तर विधि। तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन होते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक होते हैं सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि क्या करना है, जब आप पाठ को समझा दें उसके बाद क्या करना है उससे उससे प्रश्न पूछ रहे हैं या उसे अभ्यास कर दे के करवाना है, जिससे आपको समझ में आएगा। आप उसका मूल्यांकन कर लेंगे, बच्चे ने सीखा कितना, सीखा क्या नहीं सीखा, जो नहीं सीखा उसको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। हम चलिए पढ़ते हैं गणित शिक्षण के प्रमुख सूत्र। शिक्षण कार्य करते समय कुछ सूत्रों का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे पहला क्या होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो बालक चीज़ें जानता है उसके द्वारा उसे अज्ञात चीज़ें जो नहीं जानता वो सिखाने का प्रयास करें। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे बच्चों को सिखाते हैं पहले कहे 1 2 3 सिखाते हैं। 1 2 3 में हम क्या करते हैं उसके सामने चार्ट दिखाते हैं। आप सबने देखा होगा आपके एनसीईआरटी में बुक है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ऐसी इमेज बनी होती है। पहले जैसे आपको एक छोटा सा फूल बना देते हैं एक में, जहाँ पे 1 लिखा होता है 1 फूल, 2 लिखा होता है वहाँ पे आप 2 फूल बना देते हैं, 3 लिखा होता है तो वहाँ पे आपको 3 फूल बना हुए, फिर 4 में 4, फिर 5 में 5, ऐसे करके 10 तक दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चे काउंट करना सीखता है। ये क्या होता है उसको ज्ञात से अज्ञात की ओर। और अगला आपका शिक्षा सूत्र क्या होता है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर क्या होता है, मुझे चीज़ें पहले सरल सरल चीज़ें सिखानी है फिर जटिल चीज़ें। अब जैसे आपने मैथ में काउंटिंग सिखाई, काउंटिंग सिखाने के तुरंत बाद आप उससे बोलो कि हम इसे दशमलव वाले सवाल, परसेंटेज वाले सवाल सिखाएंगे, तो क्या बच्चा सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। उसे और डर लगने लगा कि मैथ तो बहुत टफ है मुझे नहीं आएगी। तो पहले आप उससे क्या सिखाते हैं जोड़ के, फिर आपको उसके घटाओ के, फिर गुणा के, फिर भाग के। जब ये 4 ही मैथ की संक्रियाएं कर लेता है तो फिर धीरे धीरे आगे सिखाते हैं। तब उससे आप कहते हैं कि देखो बेटा आपने जोड़ना आपको नहीं आता था, पहले आप वो सीख चुके, फिर आपको घटाना सीख लिया, फिर गुणा सीख लिया, फिर भाग, फिर इसी तरह और आगे सीख जाएंगे। ऐसे बच्चे का मनोबल भी उठता है कि नहीं मैंने तो ये सब सीख लिया, इसको भी सीख लूंगा। और अगला आपका शिक्षा सूत्र क्या होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले उसे सामान्य चीज़ें सिखानी है फिर उसे विशिष्ट चीज़ें। जैसे क्या होगा पहले सामान्य चीज़ें, जैसे आप उसे आयत दिखाएंगे तो आयत क्या उसके लिए एक सामान्य चीज़ नहीं होगी, आयत उसके लिए एक विशिष्ट चीज़ है। लेकिन उसके लिए ईंट दिखाना, उसकी इरेजर दिखाना, इरेजर उसके लिए क्या सामान्य चीज़ है, क्योंकि ये डेली यूज में प्रयोग करते हैं। तो आप दिखा सकते हैं बेटा इरेजर जो आपकी है इसकी देखो सामने सामने की भुजा बिल्कुल बराबर है, इसकी इधर की भुजा कैसे बराबर है। तब आप सिखा सकते हो कि बेटा देखो आमने सामने की जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है तथा 2 इधर के सामने आमने की भुजा बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं आयत। फिर उसे ऐसे दिखा सकते हो वर्ग क्या होता है बेटा कि जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है। ऐसी चीज़ें जो जानता है उससे विशेष चीज़ें सिखाओ। और अगला क्या होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। उसे जो भी सिखाना है उसे स्थूल चीज़ें पहले दिखाओ। जो भी आपको ज्यामितीय आकृतियाँ या कुछ और समझा रहे हैं तो पहले उसे स्थूल दिखाते हैं। जैसे हम काउंटिंग में भी उसे क्या करते हैं पहले 1 फूल 2 फूल 3 फूल इस तरह से दिखाते हैं, क्योंकि इस स्तर में बच्चे में क्या होती है अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं होती। वो उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच विचार सकता है जो उसके सामने उपस्थित होती है। इसलिए मैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षा सूत्र का प्रयोग करना है। चलिए इस टॉपिक को हम शॉर्ट रिवीजन कर ले। शॉर्ट रिवीजन में जो पॉइंट मैं आपको बताती हूँ इनको एक की पॉइंट के रूप में अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि जब आप पेडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करना तो इन की पॉइंट को जरूर ध्यान में रखना। एनसीईआरटी ने गणित को लंबी श्रृंखला कहा था, ये मैंने आपको पहले बताया था, आपको रिवाइज करने के लिए बता रही हूँ। एनसीईआरटी ने क्या कहा था, गणित को लंबी श्रृंखला कहा था। लंबी श्रृंखला का तात्पर्य क्या होता है, गणित के जितने भी पैटर्न होते हैं सब आपस में जुड़े होते हैं। जैसे बच्चे को जब काउंटिंग आएगी तभी वो जोड़ घटाना सीखेगा, जोड़ घटाना आएगा तभी गुणा भाग सीखेगा, गुणा भाग आएगा तभी वो दशमलव के भिन्नों के सवाल कर पाएगा। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है बालक की सोच का गणितीकरण करना। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उनको हाईलाइट भी कर दिया। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की इनको हर हाल में बिल्कुल आपको याद ही रखना है, क्योंकि इन सबसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
और बालक को मैं जब भी शिक्षण कार्य करना है तो मैं क्या करना है, विषय वस्तु के प्रति उसे रुचि जागृत करना है। विषय वस्तु के प्रति जब उसकी रुचि जागृत हो जाएगी तो बालक किसी भी शिक्षण कार्य में अधिक रुचि लेगा, विषय वस्तु को आसानी से सीख सकता है। और शिक्षण कार्य करते समय छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है। इस पॉइंट को हमेशा आपको ध्यान रखना है। जब भी आप शिक्षण कार्य करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्लास में जो 30 बच्चे हैं, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की IQ लेवल क्या है, अलग है। इसलिए हमें क्या करना है, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है। और शिक्षण कार्य करते समय उपयुक्त शिक्षण विधियों व शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना है। जैसे मैंने आपको शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी बताई, आगमन निगमन विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, शिक्षण सूत्र बताए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इन सबको क्या उपयुक्त, उपयुक्त का तात्पर्य क्या होता है, उस वक्त जिस परिस्थिति के अनुसार जिसकी आवश्यकता हो उन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है। जैसे आप मान लीजिए आप क्लास में पढ़ाने गए, उस दिन कोई भी बच्चे बुक नहीं लाए, अब आप बताइए उस टाइम पे किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे या किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब बच्चे कोई भी बुक नहीं लाए तो आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, स्थूल से सूक्ष्म। आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, स्थूल होंगी। जैसे आपका पहली बार तो क्लासरूम ही होगा, क्लासरूम कैसा होगा, आयत के आकार का, तो आप उससे तुरंत बता सकते हो कि बेटा आपका क्लासरूम कैसा आयत के आकार का है। और फिर इसको ब्लैक बोर्ड से, फिर टेबल से, फिर आपसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे आपकी चौक होगी, और ऐसी जो भी चीज़ें आपकी स्थूल चीज़ें, उनसे सिखाने का प्रयास करिए। और शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए हमें क्या करना है, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना है। शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे क्या होती है, 10 ग्राम अबेकस, वृत्ति किट, ये सब अबेकस होता है, वृत्ति किट, मोती माला, 10 ग्राम पाई चार्ट, ये सब आपकी क्या है, गणित की प्रमुख शिक्षण अधिगम सामग्री है। जिसका मैंने इसके पहले की वीडियो में जब शिक्षण अधिगम सामग्री आपको पढ़ाया था गणित की, उसमें समझाया कि किस शिक्षण अधिगम सामग्री का कब प्रयोग करना है, क्या सिखाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है। इस सब को आपको पढ़ लीजिएगा अगर आपने वीडियो नहीं देखा, क्योंकि क्या हो रहा है, इन सब के प्रयोग से क्या होता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, इस तरह से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। आप इस वीडियो को पूरा देख के इनके नोट्स बना लीजिए। तथा इसी तरह से हमारे चैनल में CDP की भी क्लासेस चल रही है, EVS की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, बहुत जल्द हम पेडोलॉजी की भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी पेडोलॉजी की भी क्लासेस कंप्लीट हो गई, हम हिंदी ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तथा सीटेड जूनियर लेवल के लिए साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। आप इन सारी क्लासेस को देखते रहिए तथा इनके नोट्स जरूर बना लीजिए। नोट्स बना के आप इनके रेगुलरली रिवीजन करते रहिए। तथा इसी तरह से अगर ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल लग रही है वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।